नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। पिछले साल 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फ्रांस के इतिहासकार एमेनुएल ट्रॉड ने कहा था कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। उनकी बात को खारिज करने के लिए तीसरे विश्व युद्ध की परिभाषा बताई जाने लगी। ज्यादातर डिक्शनरी में यही लिखा है कि जब एक साथ दुनिया के बड़े हिस्से में कई देशों में युद्ध छिड़ जाए तो उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि लोगों को लगता है कि जंग सिर्फ यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास के बीच चल रही है। लेकिन क्या यही सच है? स्वीडन के अपसाला यूनिवर्सिटी ने मौजूदा समय में दुनिया में चल रहे विवादों को उनका ब्यौरा खंगाला है तो मालूम हुआ कि एशिया से लेकर अफ्रीका और अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक 21 देशों में भीषण जंग छिड़ी हुई है। कहीं दो देशों के बीच युद्ध तो कहीं दो समुदायों के बीच गृह युद्ध, जिसे कागजों में गृह युद्ध कहा जा रहा है। उसमें भी अमेरिका, यूरोप, रूस या चीन जैसी महाशक्तियां ही सक्रिय हैं। क्या यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं है? इसी पर है हमारी टेली सीरीज कुरुक्षेत्र, द हेगमोनिक सिंस, जिसके पहले एपिसोड में देखिए हट पावर्स एट प्ले, अमेरिका की दहलीज पर एक नई जंग की दस्तक। छब्बीस मई 1986, जॉर्ज टाउन, गयाना। दुनिया के नक्शे पर उस दिन एक नए देश का जन्म हुआ। लगभग 150 साल तक ब्रिटेन का गुलाम रहा ब्रिटिश गयाना अब आजाद गयाना बन चुका था। गयाना को ब्रिटेन से आजादी के साथ एक विवाद भी विरासत में मिला। गयाना की सीमा एस्किमो तक घोषित की गई। एक 1,59,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला ये इलाका एस्किमो नदी के पश्चिमी किनारे से भी आगे तक है। गयाना के पश्चिम में वेनेजुएला की सीमा एस्किमो से जुड़ी है। ब्रिटिश गयाना के दौर में भी वेनेजुएला का दावा था कि गयाना की सीमा एस्किमो नदी पर ही खत्म हो जाती है। नदी के पार का इलाका वेनेजुएला का है। एस्किमो की जमीन पर दावेदारी को लेकर ब्रिटिश साम्राज्य और वेनेजुएला के बीच 1895 में बवाल मचा तो पंचायत करने के लिए वेनेजुएला ने अमेरिका से गुहार लगाई। Great Britain had a colony then known as British Guiana. In 1895, Great Britain wanted to push those boundaries even further and have a larger footprint in Venezuela. एस्किमो पर वेनेजुएला और ब्रिटिश गयाना का विवाद बातचीत से सुलझाने का समझौता भी हुआ, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। इसी विवाद के बीच गयाना अस्तित्व में आया तो वेनेजुएला ने हट ठान ली कि एस्किमो को किसी भी हाल में गयाना से छीन कर मानेंगे। दो देशों के बीच जमीन का वही हिस्सा एस्किमो अब गयाना और वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि बन चुका है। अक्टूबर 2023, कैराकास, वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एस्किमो को गयाना से छीनने के लिए जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया। Venezolana, es tiempo de un debate para unir el alma nacional en un todo. एस्किमो चूंकि वेनेजुएला के लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा वेनेजुएला के जो नेता राष्ट्रपति मादुरो के घोर विरोधी हैं, उन्होंने भी एस्किमो पर जनमत संग्रह कराने के फैसले का खुला समर्थन किया। The referendum belongs to all Venezuelans who believe that this territory is ours. गयाना की सरकार ने इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से दखल देने की मांग की। गयाना और वेनेजुएला के बीच कूटनीतिक पैंतरों के बीच ही वेनेजुएला ने एस्किमो की सीमा के पास अपने एयरबेस पर हलचल बढ़ा दी। जवाब में
गयाना ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। गयाना को यह डर क्यों है कि वेनेजुएला हमला कर सकता है, ये समझाने के लिए आपको वेनेजुएला की अंदरूनी राजनीति की कहानी दिखाते हैं। निकोलस मादुरो ने उस दिन वेनेजुएला के तानाशाह ह्यूगो चावेज के राजनीतिक वारिस के तौर पर सत्ता संभाली थी। हालांकि उन्हें यह जीत मुश्किल से मिली थी। साल 2018 के चुनाव में भी निकोलस मादुरो जीत गए, लेकिन वेनेजुएला के विपक्षी दलों ने चुनाव नतीजों को नहीं माना। मादुरो पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के दमन का आरोप भी पहले से लग रहा था। वेनेजुएला में साल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होना है और वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ वहां के विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मादुरो का फिर से चुनाव जीतना मुश्किल है। ऐसे में गयाना को लगता है कि एस्किमो के मुद्दे पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए गयाना पर हमला भी कर सकते हैं। वेनेजुएला में जनमत संग्रह उसी की शुरुआत है। खतरा गयाना को महसूस हो रहा है, लेकिन हलचल पूरे दक्षिण अमेरिका में शुरू हो चुकी है। उनतीस नवंबर 2023, वेनेजुएला बॉर्डर, ब्राजील। ब्राजील ने तो अपनी सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी वेनेजुएला बॉर्डर की ओर रवाना करना शुरू कर दिया है। ब्राजील की उत्तरी सीमा गयाना से जुड़ी है और उत्तर पश्चिम में वेनेजुएला है। ब्राजील को शक है कि गयाना के एस्किमो पर हमला करने के लिए वेनेजुएला की सेना उसकी सीमा में भी घुसपैठ कर सकती है। मुश्किल से 8 लाख की आबादी वाले देश गयाना की फौज इतनी मजबूत नहीं है कि वो 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले वेनेजुएला से मुकाबला कर सके। फिर गयाना को बचाएगा कौन? इसका जवाब इन तस्वीरों में देखिए। 14 जुलाई 2023, गयाना। अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने गयाना में ट्रेड विंड्स नाम से युद्धाभ्यास किया। गयाना में अमेरिका की दिलचस्पी की वजह भी जान लीजिए। गयाना के जिस एस्किमो इलाके पर वेनेजुएला अपनी दावेदारी जता रहा है, वहां सोना, बॉक्साइट, हीरा और कच्चे तेल का भंडार है। पूरी दुनिया को डर है कि किसी भी दिन ताइवान पर चीन का हमला होगा और दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध की आग भड़क जाएगी। अगर किसी को लगता है कि अभी ये इलाका शांत है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि फिलीपींस से लेकर म्यांमार तक गृह युद्ध बेकाबू होने लगा है। इन देशों में सत्ता के लिए घरेलू घमासान में चीन की क्या भूमिका है, देखिए टेली सीरीज का एपिसोड भूख, एन इंडेलिबल शेम। सत्ताईस अक्टूबर 2023, शान प्रांत, उत्तर म्यांमार। ऑपरेशन 1027 म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ विद्रोहियों के आर पार की जंग का यही कोड नेम था। रात में रॉकेट और मोर्टार हमलों ने म्यांमार की सेना चौकियों पर कोहराम मचा दिया। म्यांमार के विद्रोहियों के हमलों का नतीजा 3 हफ्ते बाद सामने आया। सोलह नवंबर 2023, काया प्रांत, मध्य पूर्व म्यांमार।
म्यांमार के विद्रोहियों का जो हमला चीन की सीमा पर शान प्रांत से शुरू हुआ था, वो शान के दक्षिण में काया तक फैल गया। यहां म्यांमार के घायल सैनिकों ने हथियार समेत सरेंडर कर दिया। म्यांमार की सेना की गाड़ियां और उनके बैरकों में विद्रोहियों ने आग लगा दी। म्यांमार का यह हाल दुनिया की नजरों में गृह युद्ध है, लेकिन विद्रोहियों के ऑपरेशन 1027 की जो कहानी सामने आई, उससे चीन कटघरे में खड़ा हो गया। म्यांमार के गृह युद्ध में चीन का क्या रोल हो सकता है, ये समझने के लिए ऑपरेशन 1027 शुरू होने के 1 महीने 24 दिन पीछे चलते हैं। 3 सितंबर 2023, यूनान प्रांत, चीन, समय आधी रात के बाद। उस दिन चीन ने यूनान प्रांत में 269 संदिग्धों की परेड कराई, जिन पर ऑनलाइन जुए का रैकेट चलाने और चीन के लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का आरोप था। चीन का दावा था कि इन संदिग्धों को म्यांमार की सेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन में म्यांमार से पकड़ा गया, उसी शान प्रांत से जहां विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना की नाक में दम कर रखा था। जबकि म्यांमार के विद्रोहियों का दावा था कि शान प्रांत में ऑनलाइन ठगी और जुए का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई म्यांमार की सेना नहीं बल्कि विद्रोहियों ने की है। अब अगर कार्रवाई विद्रोहियों ने की थी, तो चीन की सरकार इसका श्रेय म्यांमार की सेना को क्यों दे रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ही म्यांमार के विद्रोहियों की मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बस कुछ तस्वीरें हैं जो इशारा कर रही हैं कि म्यांमार का गृह युद्ध किसी भी समय इंटरनेशनल संकट में तब्दील हो सकता है। – 28 नवंबर 2023, म्यांमार चीन बॉर्डर। म्यांमार में गृह युद्ध के चरम पर पहुंचते ही चीन की सेना ने म्यांमार बॉर्डर पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। उसी दौरान म्यांमार बॉर्डर पर चीन ने सख्ती बढ़ा दी, क्योंकि गृह युद्ध से परेशान लोग चीन में शरण लेने के लिए घुसना चाहते थे। अब चीन की इस सख्ती का असर क्या होगा, ये भी जान लीजिए। म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच जिन इलाकों में जंग चल रही है, वो चीन, भारत और थाईलैंड की सीमा से सटे हुए हैं। चीन अपने बॉर्डर से शरणार्थियों को भगा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि शरणार्थियों का झुंड भारत या फिर थाईलैंड की ओर जाएगा और ये संकट म्यांमार की सीमा के पार चला जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल पूर्वी एशिया के एक और देश फिलीपींस का भी है। फिलीपींस में साल 1969 से ही कम्युनिस्ट विद्रोहियों ने गृह युद्ध छेड़ रखा है, जिन्हें समर्थन और हथियार चीन से ही मिलते थे। चीन का दावा है कि उसने 1976 के बाद फिलीपींस के कम्युनिस्ट विद्रोहियों को मदद देना बंद कर दिया। अब इसे इत्तेफाक समझिए या फिर कोई नई साजिश, लेकिन सच ये है कि 1976 के बाद ही फिलीपींस के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड मिंदानाओ में मुस्लिम कट्टरपंथियों और ईसाई मिलिशिया के खिलाफ जंग शुरू हो गई। अब खबर है कि फिलीपींस की सरकार और कम्युनिस्ट उग्रवादियों के बीच सुलह की कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं और उम्मीद है कि अगले साल दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। एशिया में चीन का उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ झगड़ा चल रहा है। कुछ देशों को चीन जंग की खुली धमकी देता है, तो कुछ देशों में उग्रवादी संगठनों के जरिए प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं। लेकिन एशिया में जंग के बादल वहां भी मंडरा रहे हैं, जिन्हें चीन अपना दोस्त बताता है। अक्टूबर 2023 के पहले हफ्ते में
अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने तोरखम में पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले से चिढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लगभग 17 लाख शरणार्थियों को मुल्क छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। अब आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान शरणार्थियों की ये फौज ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग की वजह बन सकती है, क्योंकि ज्यादातर शरणार्थी खैबर पख्तूनख्वा से भगाए जा रहे हैं, जिन्हें तालिबान अपना ही इलाका मानता है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चिंता यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद शुरू हुई। अब पूरी दुनिया जहां इजराइल और हमास की जंग में उलझी है, तो उसी दौरान यूरोप में परमाणु युद्ध का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। बाल्टिक सागर में फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच ऐसा क्या हुआ जो तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु विनाश की वजह बन सकता है? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड भय, द डेडली थ्रेशहोल्ड। 8 अक्टूबर 2023, बाल्टिक नेक्टर गैस पाइपलाइन, बाल्टिक सी, समय रात 2 बजे। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली बाल्टिक नेक्टर पाइपलाइन के स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों के होश उड़ गए। आधी रात के बाद अचानक पाइपलाइन में गैस का दबाव कम होने लगा। साफ था कि पाइपलाइन में कहीं न कहीं लीकेज हुई है। यही बात परेशान करने वाली थी कि सिर्फ 4 साल पहले बिछाई गई पाइपलाइन अपने आप कैसे क्षतिग्रस्त हो सकती है, वो भी तब जब उस रात बाल्टिक सागर शांत था। हैरानी वाली बात यह भी थी कि बाल्टिक नेक्टर गैस पाइपलाइन में जिस वक्त लीकेज हुई, उसी दौरान फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच बिछाई गई टेलीकॉम केबल भी डैमेज हो चुकी थी। यानी गैस सप्लाई के साथ साथ दोनों के बीच संचार भी ठप था। फिनलैंड ने बाल्टिक सागर में अपनी गश्त बढ़ा दी। फिनलैंड और एस्टोनिया दोनों ही नेटो सदस्य हैं, इसलिए नेटो ने भी बाल्टिक नेक्टर में लीकेज की जांच शुरू कर दी। 2 दिन बाद यानी 10 अक्टूबर 2023 को भूकंप पर नजर रखने वाली नॉर्वे की एजेंसी नॉर्वेजियन सीस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया कि बाल्टिक नेक्टर पाइपलाइन वाले इलाके में ही उसके सेंसर ने एक धमाका रिकॉर्ड किया था। उस धमाके के 40 मिनट बाद पाइपलाइन में गैस का दबाव कम हुआ। Alustavan arvion mukaan havaittu vaurio ei ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön tai paineen vaihtelun seurauksena. On todennäköistä, että vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta. It is proven that this is a deliberate attack on Allies' critical undersea infrastructure. This would be a very serious incident, and it will be met by a united and determined response from NATO. We haven't had time to work enough with the signal now to definitely say it was explosives, but we think so. The smaller explosions in the Nord Stream series of explosions were on the size with this one. गैस पाइपलाइन किसी बाहरी ताकत की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन वो बाहरी ताकत कौन हो सकती है, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 17 अक्टूबर 2023, समंदर में जहाजों की हलचल पर नजर रखने वाली वेबसाइट द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव ने खुलासा किया कि फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच गैस पाइपलाइन में जब गड़बड़ी हुई तो उस इलाके से सिर्फ 2 जहाज गुजरे थे। इसमें एक जहाज रूस का सेव मॉरपोट था, जो बाल्टिक सागर में बर्फ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जहाज चीन के हेनान शिनशिन यांग शिपिंग कंपनी का था, जिसका नाम है न्यू पोलर बेयर। इस बीच फिनलैंड की जांच एजेंसियों ने बाल्टिक नेक्टर पाइपलाइन में लीकेज की वजह पता लगा ली। इस गैस पाइपलाइन को सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट की जो मोटी परत बनाई गई थी, वो किसी जहाज के लंगर से टूट गया था। उसी वजह से गैस पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई थी। ये महज हादसा था या साजिश, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद ही रूस यूक्रेन जंग का नया फ्रंट बाल्टिक सागर में खुल गया। इस इलाके में रूस ने 30 साल में पहली बार
अपने परमाणु हथियारों को युद्धपोत पर तैनात किया तो नेटो के झंडे तले अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ाने शुरू कर दिए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप से ही शुरू हुई, जो अब परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। इस विनाशकारी परमाणु युद्ध का मैदान बाल्टिक सागर ही हो सकता है, जिसके किनारे बसे फिनलैंड को अप्रैल 2023 में नेटो का 31वां सदस्य बनाया गया और बाल्टिक देशों के संगठन में शामिल स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने की लाइन में है। नेटो को अपनी सीमा से दूर रखने के लिए ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अब फिनलैंड के बाद स्वीडन के रूप में नेटो बाल्टिक सागर में रूस के सिर पर खड़ा है। इससे पूर्वी और उत्तर यूरोप में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। रूसी सेना के रिटायर्ड कर्नल मिखाइल खोदारयोनोक ने 3 हफ्ते पहले ही आगाह किया है कि यूरोप की भलाई इसी में है कि स्वीडन नेटो से दूर रहे, क्योंकि बाल्टिक सागर में अगर रूस और नेटो का तनाव बढ़ा तो अंजाम परमाणु युद्ध ही होगा। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अफ्रीका के ज्यादातर देशों में कभी शांति नहीं रही। इस वक्त भी लीबिया, सूडान, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गृह युद्ध भड़का हुआ है। इस आग में अफ्रीका के देश झुलस रहे हैं तो उन देशों में चीन जैसे देश अपने स्वार्थ की रोटियां भी सेक रहे हैं। अफ्रीका में चल रहे युद्ध का अतीत और वर्तमान कितना डरावना है और कहां से शुरू हुआ ये दौर, इसी पर देखिए हमारा ये एपिसोड यमद्वार, द क्रॉनिक केओस। तीस जून 2022, किशासा, कांगो। अंतहीन गृह युद्ध में खंडहर हो चुके अफ्रीकी देश कांगो में उस दिन एक जनाजा निकला। एक ऐसे शख्स की अंतिम यात्रा जिसकी हत्या 61 साल पहले हुई थी। उस शख्स का नाम था पैट्रिस लुमुम्बा, आजाद कांगो के पहले प्रधानमंत्री, जिनके शव का अवशेष बेल्जियम के कब्जे में था। I would like here, in the presence of his family, to reiterate the Belgian government's apologies for the way it weighed at the time on the decision to put an end to the days of the first Prime Minister of the Congo. कांगो के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बेल्जियम की सरकार माफी क्यों मांग रही थी? इसका कांगो के गृह युद्ध से क्या लेना देना था? एक देश के गृह युद्ध ने अफ्रीका महाद्वीप को कुरुक्षेत्र में कैसे तब्दील कर दिया? इन सवालों का जवाब जितना सनसनीखेज है उतना ही खौफनाक भी है। वर्ष 1885, ब्रसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने दक्षिण मध्य अफ्रीका के देश कांगो को अपनी निजी जागीर घोषित कर दिया। नाम रखा कांगो फ्री स्टेट। अलग अलग आदिवासी समुदायों वाला यह देश तब अरब हमलावरों से परेशान था, जो अक्सर हमला करके कांगो के भोले भाले लोगों को गुलाम बनाकर बेचा करते थे। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने वादा किया था कि वो कांगो के लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन असल में लियोपोल्ड द्वितीय की नजर कांगो के रबर बागान पर थी। कांगो के लोगों को जबरन रबर की खेती के काम पर लगा दिया गया और जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। इस नरसंहार का विरोध हुआ तो साल 1908 में बेल्जियम ने कांगो को अपनी कॉलोनी यानी उपनिवेश घोषित कर दिया। तब तक किंग लियोपोल्ड के हुक्म पर कांगो में 1 करोड़ लोगों की हत्या हो चुकी थी। 30 जून 1960, किशासा, कांगो। रबर उत्पादन, कोबाल्ट, तांबा, सोना और हीरा की खदानों से भरे कांगो को बेल्जियम ने बड़ी मुश्किल से आजाद किया। कांगो की आजादी में बड़ी भूमिका पैट्रिस लुमुम्बा की थी, जिन्हें कांगो का पहला प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद कांगो में सैन्य विद्रोह शुरू हो गया। कांगो की सेना में तब बेल्जियम के लोगों का वर्चस्व था और वहां के मूल सैनिक प्रमोशन के लिए बेसब्र थे। प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने
हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कासा-वुबू ने लुमुम्बा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कासा-वुबू का साथ दिया कांगो की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल मोबुतु सेसे सेको ने, जिन्हें मामूली सैनिक से तरक्की देकर इस पद पर लुमुम्बा ने ही बैठाया था। 5 सितंबर 1960, किशासा, कांगो। पीएम बनने के 2 महीने बाद ही लुमुम्बा को उनके वफादार 6 मंत्रियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। लुमुम्बा पर सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने सोवियत संघ से कूटनीतिक संबंध क्यों बनाए। 17 जनवरी 1961 को पैट्रिस लुमुम्बा और उनके 2 सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों के शव को पहले दफन किया गया और बाद में तेजाब से जला दिया गया। बची हुई हड्डियों को पीसकर मिट्टी में मिला दिया गया। हड्डियों के कुछ अंश और लुमुम्बा का सोने का दांत बचा था, जिसे बेल्जियम भेज दिया गया। लुमुम्बा की हत्या के बाद कांगो में अलग अलग कबीलों के बीच जंग शुरू हो गई। 5 साल बाद कर्नल मोबुतु ने कांगो की सत्ता संभाली, लेकिन हालात उनसे भी नहीं संभले। साल 1991 से 1995 तक मोबुतु के विद्रोहियों ने कांगो के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 5 मई 1997, किशासा, कांगो। कांगो के विद्रोहियों के नेता लॉरेंट कबीला और राष्ट्रपति मोबुतु के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने सुलह कराने की कोशिश की। हार मानते हुए राष्ट्रपति मोबुतु ने सत्ता छोड़ने का ऐलान किया और 27 मई 1997 को लॉरेंट कबीला ने कांगो के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कांगो की जंग को दुनिया में वर्ल्ड वॉर ऑफ अफ्रीका कहना शुरू कर दिया, जिसमें साल 1998 से 2008 के बीच लगभग 60 लाख लोग मारे गए। उसके बाद गिनती बंद हो गई, क्योंकि तब तक विश्व के बाकी देशों ने कांगो को यमराज का द्वार मानकर उधर देखना बंद कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक दुनिया के जितने देश में युद्ध या गृह युद्ध शुरू हुआ, उसमें ज्यादातर देशों में अमेरिका ही केंद्रीय भूमिका में रहा है। इस वक्त भी यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है और ताइवान के पीछे भी अमेरिका ही है। अमेरिका इसे लोकतंत्र का समर्थन बताता है, लेकिन अमेरिका की पिछले 50 साल की विदेश नीति का एक ही मंत्र रहा है, अमेरिका का फायदा किसमें है। अमेरिका की आज की विदेश नीति का वो सूत्रधार कौन था जिसने एक देश में लोकतंत्र की हत्या करवा दी। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड शकुनी, मर्चेंट ऑफ डिस्कॉर्ड। ग्यारह सितंबर 1973, सैंटियागो, चिली, सुबह 6 बजे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो को उस दिन सैनिकों ने घेर लिया। 2 घंटे के भीतर रेडियो और टेलीविजन स्टेशन पर सेना का कब्जा था। जिसने विरोध करने की कोशिश की, उससे बेहिचक गोली मारी जाने लगी। जल्द ही चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर एलेंडे अपनी सरकारी आवास में कैद हो चुके थे। करीब 5 घंटे बाद चिली की सेना ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति एलेंडे ने AK-47 राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। साल्वाडोर एलेंडे चिली के पहले कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्हें जनता ने राष्ट्रपति चुना था। जिस आर्मी अफसर जनरल ऑगस्टो पिनोशे पर एलेंडे ने भरोसा किया था, उसी ने महज 3 साल के अंदर एलेंडे का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन असल में यह खेल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर का था। उन्होंने ही अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सलाह दी थी कि चिली में कम्युनिस्ट राष्ट्रपति का सत्ता में होना अमेरिका के हित में नहीं है। He had aides who were saying to him, it's unbecoming for the United States to intervene in a country where we are not, our national security interests are not threatened. And he's pushed them away. Nope. We can't let this imitative phenomena. We have to stop INF from being successful. एक तरफ हेनरी किसिंजर चिली में कम्युनिस्ट राष्ट्रपति का तख्ता पलट करवा रहे थे,
तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट चीन के तानाशाह माओ त्से तुंग के साथ अमेरिका की दोस्ती करवाने के सूत्रधार भी वही थे। मकसद था सोवियत संघ के खिलाफ चीन को खड़ा करके ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका का वर्चस्व कायम करना। साल 1968 में वियतनाम पर बमबारी की पैरवी करने वाले भी हेनरी किसिंजर थे और 5 साल बाद जून 1973 में उत्तर वियतनाम के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ समझौता भी हेनरी किसिंजर ने ही कराया, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस पर विवाद भी हुआ क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से ठीक 1 साल पहले दिसंबर 1972 में कंबोडिया के खमेर रूस विद्रोहियों पर भीषण बमबारी करने का आइडिया भी हेनरी किसिंजर का ही था। उनसे पहले अमेरिका की विदेश नीति तय करने वाले सभी नेता लोकतंत्र की दुहाई देते थे, जबकि किसिंजर का एक ही मंत्र था, अमेरिका का स्वार्थ। इसी नीति ने किसिंजर को अमेरिका के बहुत से लोगों का हीरो बनाया, तो कुछ की नजर में विश्व शांति का विलन। Will you be returning back to the United States this evening? I'm returning this evening. ये माना जाता है कि शीत युद्ध में अमेरिका की रणनीति भी हेनरी किसिंजर ने ही बदली। उन्होंने सोवियत संघ से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए सॉल्ट यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन एग्रीमेंट किया, तो अफगानिस्तान वॉर में मुजाहिदीन को शह देकर सोवियत संघ के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी छेड़ दी। अफगानिस्तान वॉर का ही साइड इफेक्ट सोवियत संघ के विघटन के रूप में सामने आया, जिसकी टीस रूस के लोग आज तक नहीं भूले। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के चश्मदीद रहे जर्मनी के उपन्यासकार थॉमस मैन ने लिखा था कि शांति के मुश्किल रास्तों से पलायन करने का बहाना है युद्ध। यूक्रेन पर हमला करते समय रूस ने यही कहा था कि उसे अपनी सुरक्षा की फिक्र है। हमास के आतंकी हमले के बाद गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले को जायज ठहराने के लिए यही कहा गया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई का पूरा हक है। क्या यह दलील सही है? देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाने वाला एक मंत्र, शांति दूत, मेस्कट ऑफ पीस। 23 जून 2023, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। Radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सिर्फ आतंकवाद को कोसने के लिए नहीं था, इसमें शांति का एक मंत्र भी था। आतंकवाद किसी भी रूप में हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत का यही रुख इजराइल पर हमास के हमले के बाद भी था। पूरी दुनिया जब इजराइल और हमास की तरफदारी में बढ़ती जा रही थी, तब भारत ने निष्पक्ष रवैया अपनाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा यूक्रेन और रूस के युद्ध में था। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत पर कोई संकट नहीं है, इसलिए वो विश्व शांति का ज्ञान दे रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद कब जंग में बदल जाएगा, ये कोई नहीं जानता। चीन और पाकिस्तान से हमले का खतरा होते हुए भी भारत विश्व शांति की बात कर रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जंग से विवाद हल नहीं होते, सिर्फ विनाश होता है।